गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा, कैमरा खोलने के लिए, ओपन करने के लिए क्या इनविटेशन देना पड़ेगा आप सर लोगों बस को? 1 मिनट में आ रहा हूँ। नो। सर मेरे कैमरे के साथ तो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अगर इसे खोलूंगी तो फिर से बंद हो जाता है। ओके, कोई बात नहीं है, जो कर सकते हैं ओपन कर लो। तनिष, प्रांशु। सर मैं कर रहा हूँ, बस 1 मिनट, बस ओके लैपटॉप से ओके ज्वाइन कर रहा ओके हूँ। ओके ओके। सर मैं भी कर रहा हूँ। आप ये देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन का चैप्टर खत्म कर लिया था। उसमें कोई डाउट है क्या? करें हैं कुछ सवाल, प्रैक्टिस करके देखें हैं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ जी। आज तो ऑफलाइन में भी बहुत कम बच्चे हैं। क्या हुआ, ये क्रिसमस वीकेंड के दिसंबर हॉलीडे पे चले गए हैं क्या सारे के सारे? दोबारा तो मैं कराऊंगा नहीं। एनीवे, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, ये अकाउंट्स का सबसे मेन चैप्टर है। दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने सबसे पहले जर्नल सीखी, उसके बाद लेजर बनाया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया। आज हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। अब हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस। तो जहां से हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है, उसके लिए जो हम ये प्रक्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जो अकाउंट बनाते हैं, दैट अकाउंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना। जैसे एट द एंड ऑफ द सेशन आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनता है, असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड बनता है कि नहीं बनता? तो ये भी एक तरह क्या है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस की असेसमेंट रिपोर्ट है आपकी, जो बिजनेस का ये बताएगा कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। श्री, क्लियर आ रही है आवाज बेटा मेरी? हर्ष आपको? यस सर। यस सर। अब लास्ट, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का, यहां पर अकाउंट्स की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है। आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग। IMRC SAC पढ़ा था आपने। I फॉर आइडेंटिफिकेशन, R फॉर रिकॉर्डिंग, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, R फॉर रिकॉर्डिंग, M फॉर मेजरिंग, S फॉर समराइजिंग, राइट। फिर A फॉर एनालिसिस एंड C फॉर कम्युनिकेटिंग। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट बना रहे हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट को हम कम्युनिकेट कर देंगे अपने यूजर्स के पास। और आपको पता है यूजर्स कौन से होते हैं? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर हो रहे हैं। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड आपके पेरेंट्स को दिखाया जाता है, आपको भी दिखाया जाता है। तो बिजनेस के जो यूजर्स होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। ये हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था। इंटरनल यूजर में आया आपके ओनर, मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में आया गवर्नमेंट, बैंक, पोटेंशियल इन्वेस्टर। ये सबसे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? प्रांशु बुरा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? यस सर। तो आप ये देखिए, हमने सबसे पहले प्रक्रिया क्या करी। सबसे पहले हमने बनाई जर्नल, जर्नल की हेल्प से बनाई लेजर, लेजर की हेल्प से बनाया ट्रायल बैलेंस। अब हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनाएंगे? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। और ये जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ये क्या है? एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यहां पे अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। यहां पर अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। श्री, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। केशव, हर्ष, यस सर। तनिष, तनिष,
तनेश आवाज नहीं आ रही। सर माइक में प्रॉब्लम है। सर उसका माइक नहीं चल on। माइक में प्रॉब्लम है, कैमरे में भी क्या प्रॉब्लम है? अब कैसे ऑन हो गया बेटा? अगर ऑफ हो गया और माइक में भी प्रॉब्लम है, कैमरे भी प्रॉब्लम है, तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। आइए, एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। उतारना उतार लो। ये जर्नल बनी, जर्नल के बाद लेजर बना, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बना, प्रिपेयर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा क्या है, एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ। अब इस पे 1 मार्कर का सवाल बन सकता है कि एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? दैट इज प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि नेक्स्ट ईयर आप सभी की, आज हम प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। 11th में हम क्या सीख रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। और आपने बीएसटी जहां भी पढ़ रहे हो, अपने आप पढ़ रहे हो या ट्यूशन में पढ़ रहे हो, वहां आपको 2 और चीजें पढ़ाई होंगी, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट। कंपनी 2 चीजें पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई तनिष क्लास में? यस सर। तो बिजनेस का जैसे सर हमारा माइक एंड्रॉयड का अपडेट वर्जन आता रहता है, विंडो का अपडेट वर्जन आता रहता है, तो पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बना। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला आदमी काम करता रहा, फिर बिजनेस को बढ़ाया गया, बिजनेस को एक्सपेंशन ली गई, तो पैसे के साथ मैन पावर भी चाहिए, तो हमने एक के साथ किसी और को भी मिलाया, सिंपल भाषा में पार्टनर बनाया, तो उसे हमने पार्टनरशिप बोला। और पार्टनरशिप का लॉ बना हमारा 1932 के अंदर, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। फिर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, फिर अपडेट वर्जन आया जिसे हमने बोला कंपनी। कंपनी जो एक्ट बना वो क्या कह रहे हैं ना, सुन मेरी बात तो सुन ले बेटा। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनी वो आज़ादी से पहले बन गई 1932 में। इतना तो आपको पता है कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। नहीं पता है तो निकम्मो डूब जाना चुल्लू भर पानी में मर के। दूसरा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस बन चुका था। 26 जनवरी 1950 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसे आप रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। फिर जो पार्टनरशिप के अंदर जो लिमिटेशन थी उसका अपग्रेड वर्जन आया, डेट इज कॉल्ड कंपनी। यानी कि जो लिमिटेशन सोल प्रोप्राइटरशिप की थी वो किसने दूर करी? पार्टनरशिप ने। और जो पार्टनरशिप की लिमिटेशन थी वो किसने दूर करी? कंपनी ने। और कंपनी का भी एक लॉ बना जो बना 1956 के अंदर, जो बना 1956 के अंदर, 1956 के अंदर बना था। ये पूरा लॉ चेंज हो गया सन 2013 के अंदर। सन 2013 में पूरा कंपनी एक्ट चेंज हो गया। रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डेट कंसर्न, जिसका भी एक्ट है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट बना, जिसे हिंदी में बोला जाता है साझेदारी अधिनियम 1932, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक्ट को हिंदी में बोला जाता है अधिनियम। कंपनी अधिनियम बना 1956 के अंदर, द कंपनीज बना एक्ट 1956 में। फिर ये पूरे का पूरा अमेंड हो गया 2013 में, यानी कि पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया। अब जो आपको किताबों में दिखेगा वो 2013 दिखेगा, द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। पढ़ा है स्कूल में या नहीं पढ़ा? ये प्रांशु बिजनेस स्टडी में सर पढ़ा। पार्टनरशिप में पढ़ा है? पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल, पार्टनरशिप हिडन पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बदवार से यस सर, एक्टिव पार्टनर वगैरह जब पढ़ा 2 है या 2 सर, से ज्यादा पर्सन मिलके किसी बिजनेस को करते हैं और उसके प्रॉफिट को शेयर करते हैं, लॉस को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। यस सर। फिर आपने वहां पढ़ा कि पार्टनरशिप मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने हैं कोई बताएगा? मैक्सिमम 50 होते हैं। बिल्कुल बानी ने सही बोला, मैक्सिमम 50 होते हैं पार्टनर। आप मुझे ये बताइए बानी, ये बात कहाँ लिखी है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है, कंपनी एक्ट में लिखी है, किसी अदर एक्ट में लिखी है? ये बात की कहाँ लिखा गया कि द मैक्सिमम पार्टनर
इन ए पार्टनरशिप फर्म 50 है, ये बात कहां लिखी है? हाँ जी, मैंने एक्ट पूछा कंपनी, ये देख कितना बढ़िया जवाब दिया कि सर किताब में लिखा है। किताब में तो सब कुछ लिखा है। हाँ जी, हाँ, ये जो बात लिखी गई है, देखो पार्टनरशिप की बात है, बात पार्टनरशिप की कर रहे हैं, पर ये बात कहां लिखी गई है? ये बात लिखी गई है द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। आपको ये बताना चाहूंगा, जो कंपनी एक्ट का 1956 का जो अबॉलिश हुआ, रिप्लेस हो गया 2013, वहां सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट, वहां पे जो मैक्सिमम पार्टनर थे वो 100 थे, पर कंपनी मिसलिनियस रूल्स 2014 ने इसे घटा के 50 कर दिया। इसे घटा के 50 कर दिया। आप 50 से 100 कर सकते हो, पर इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि एक पार्टनरशिप में 100 पार्टनर हो सकते हैं। ये आपको 12th का सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा जब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे। एनीवे, आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। 12th में हम पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और तीसरी किताब है एनालिसिस करना। फिर तीसरी किताब में हम डॉक्टर बन जाएंगे अकाउंट्स के। तो किताबें 12th में 3 है। तो जो लापरवाहियां तुम 11th में कर रहे हो, अगर ये लापरवाहियां तुम 12th में करते रहे तो तुमसे काम संभलेगा नहीं। 3 किताबें हैं, 4 घंटे में दही जमना है, फिर तुम 2 घंटे में दही जमाने की कोशिश करोगे, दूध भी खराब कर लोगे और दही भी खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं कि 11th को, 12th के अकाउंट्स को 11th की तरह मत समझना। अरे हो जाएगा। 110 घंटे मैं आपको दूंगा, एक्स्ट्रा क्लासें भी लूंगा। जितनी एक्स्ट्रा क्लासें मैंने 11th में ली, उससे ट्रिपल एक्स्ट्रा क्लासें 12th में होंगी, ट्रिपल। तुम्हारे को समर वेकेशन में तुमसे सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप कहीं भी घूमने नहीं जाएंगे। समर वेकेशन में जिसने जाना है भाई अभी चले जाओ। समर वेकेशन में कोई जाना चाहे कि भैया मैं लंदन का टूर लगाऊंगा या मैं मनाली जाऊंगा 15 दिन के लिए, मेरे को ब्रेक लेना है, मत जाना। ये 2 साल अपने दे दो, आगे के 200 साल जब तक जियोगे जुग जुग जियोगे। 200 साल किसकी एज होती है? मेरा आशीर्वाद तो यही है कि 200 साल जियो, तुम जियो हजारों साल है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज हम बनाने जा रहे हैं। ये किसकी बना रहे हैं आज हम? सोल प्रोप्राइटरशिप की, सोल प्रोप्राइटरशिप की। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेरी बनती है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनती है। जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है, आपका फाइनल रिजल्ट कब आता है? जब आपका सेशन खत्म हो जाता है, फाइनल पेपर है। आज हमने जितना भी 7 महीने में सीखा, अब हम उसका फाइनल जूस निकालने जा रहे हैं। वो जो जूस निकल कर आएगा वो हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। और प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए बनाई जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट होती है? द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रेडिंग अकाउंट, द सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट। राइट। अब जो ये ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनता है, ये जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनता है, ये इसके लिए लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड। यानी कि इसमें सारे आपने जर्नल से लेजर बनाया, लेजर से ट्रायल बनाया। ट्रायल बैलेंस को क्या बोलते हैं? द समरी ऑफ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। द समरी ऑफ, आपने जितना पूरे साल एक्टिविटी करी उसको अपने एक तरह का जिप फाइल बना ली, नहीं बना ली? जर्नल कितनी बड़ी बनी, सब्सिडरी बुक्स बनी, कितना काम फैल गया, ट्रायल बैलेंस में वो मुट्ठी में आ गया। 2 ही लाइन में पूरे के पूरे 10-10 पेज की जर्नल, 8-8 पेज की, वो एक मुट्ठी में। कहते हैं ना, जब आदमी के प्राण निकल जाते हैं तो कहते हैं ना, वो उसकी जो वो होती हैं हड्डियां होती हैं, वो मुट्ठी में ही आ जाती हैं, जिसे अस्थियां कहते हैं। आदमी कितना बड़ा होता है पर वो लोटे की एक छोटे से लोटे में आ जाता है। वो 3 इडियट देखी थी ना, 3 इडियट में देखा था ना, लोटे में थे वो। तो इतना बड़ा शरीर हो, आएगा लोटे में ही बेटा। तो ये ट्रायल बैलेंस बन गया। वो क्या है? लोटा। अब इस लोटे को हम एक्सपेंड करके देखेंगे। इसका आप क्या करेंगे?
स्कूटनी करेंगे अब इसकी अब पोस्टमार्टम करेंगे ट्रायल बैलेंस का। पोस्टमार्टम से हमें ये पता लगेगा कि हमारे बिजनेस में जो पिछले साल जितनी भी पूरे साल एक्टिविटी हुई उसमें कहाँ कमी रह गई और कहाँ कुछ, क्यों हमारा प्रॉफिट आया, क्यों लॉस आया, अब वो निकालने जा रहे हैं फाइनल रिजल्ट। तो बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है और P&L बनता है, इसके लिए ये क्या होता है, इसको बोला लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड। ये वर्ड लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। और जो बैलेंस शीट होती है वो आपकी क्या होती है, इसको हम, इसका दूसरा नाम क्या है, पोजिशनल स्टेटमेंट। ये क्या होती है आपकी पोजिशनल स्टेटमेंट। अब ये जो ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है, ये आपका क्या है, ये आपकी टी है, टी शेप में है, तो ये क्या है आपका लेजर है, ये आपका क्या है लेजर है। पर आपने यहां पर क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज नॉट ए लेजर। BRS बनाई है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखा था क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका लेजर था क्या, नहीं। बैंक रिकंसिलिएशन क्या था, आपकी एक स्टेटमेंट थी जो प्रिपेयर की थी बिजनेस ने। मेरी बात प्रांशु वरा समझ आ रही है आर्यन गर्ग? यस सर। अब पोजिशनल स्टेटमेंट, और जो पोजिशनल स्टेटमेंट बनती है वो क्या बनती है, ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ऑन ए पर्टिकुलर डेट। इन बातों का भी हम ध्यान रखेंगे सवाल करते हो, क्योंकि इनके नंबर कट जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनता है फॉर द ईयर एंडेड डॉट 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 डॉट, और बैलेंस शीट बनती है पोजिशनल स्टेटमेंट, राइट। प्रांशु समझ आ रहा है बेटा ये? यस सर। हाँ जी, श्री, केशव, हर्ष समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. आर्यन गर्ग Yes, sir. कोई डाउट अभी तक? आइए, नो सर। अब 100 बात की एक बात, चले हम। आपका प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? हमने सबसे पहले ये पढ़ा था, ये तो बिल्कुल देसी तरीका था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। निकिता पढ़ा था ये हमने। अब ये बताओ, हमारी अकाउंटेंसी सिर्फ 5 एलिमेंट से बनी हुई है। हमारी पूरी अकाउंटेंसी 5 एलिमेंट से बनी है, डेट इज कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है आर्यन गर्ग? Yes, sir. तनिष आहूजा, है कि नहीं है? यस सर तो क्लियर। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, वसला प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इसका मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंस की जो भी आइटम आएगी वो कहाँ आएगी, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ये बात क्लियर हो गई। अब तो आप इन 5 एलिमेंट से बिल्कुल अवेयर हैं कि नहीं है शौकीन सर? अब बची क्या, कैपिटल, लायबिलिटी, और ये कहां जाएंगी? बताओ, ये बात प्रूव कर दी कि नहीं कर दी मैंने? आप तो ये तो नहीं कहोगे ना कि सर बैलेंस शीट एसेट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं आ रही? कई बेवकूफ पूछते हैं सर मशीनरी आपने क्यों नहीं ली P&L में, आपने क्यों नहीं ली? मैंने क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्या आपकी जो एसेट है वो रेवेन्यू होती है क्या? आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में, जो चैप्टर नंबर 1 में बेसिक टर्म्स कराई थी, उसमें आपको एक एक चीज बताई, कितनी बताई थी? क्लियर है ये बात श्री? क्लियर है बात ये? यस सर। आइए अब आगे चलते हैं। तो यानी कि ये आइटमें कहां जाएंगी, सॉरी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? पिक्चर समझ आ गई आपको? एंजल कोई डाउट, निकिता कोई डाउट? अब मैं आपको इस बार जो आपको पता है 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, और टीचर का जितना भी वेटेज बनेगा, और ये चैप्टर नए हैं, पुराने चैप्टर पे 80 नंबर का पेपर बनेगा। हर स्कूल अपनी सरकार चलाएगा। कोई इसको 20 नंबर में देगा इस चैप्टर को, कोई इसको 24 नंबर में देगा, कोई 25 में देगा, कोई ऐसे भी होंगे जो 30 में दे देंगे। हाँ जी, 24।
मतलब मिनिमम भैया इसकी वेटेज 20 तो है, अगर देखा जाए तो 25% ऑफ द वेटेज इस चैप्टर की हो गई कि नहीं हुई, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट। यानी कि जिस बच्चे ने आज तक नहीं पढ़ा, अगर वो ये चैप्टर पढ़ ले तो बताओ पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वो आराम से हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन भी तो करेगा। अरे भाई फाइनल अकाउंट रट्टा मार लेगा भी, ये आइटमें यहाँ जाती हैं, ये आइटमें यहाँ जाती हैं, बैलेंस शीट मिले ना मिले, प्रेजेंटेशन तो मिल जाएगी, तुम खुद करोगे कि सर आसान है चैप्टर ये, एमसीक्यू में आजू बाजू में भी नंबर मिल जाएंगे। नहीं, ये चैप्टर दुनिया कहती है बहुत मुश्किल है, पर मैं कहता हूं सबसे आसान चैप्टर तो है ही ये, सबसे आसान चैप्टर। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, बताइए। अब यहां पर मैं आपको अब पिक्चर की बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूं। जब हम शुरू शुरू में पढ़ रहे थे, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। और आपने टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर में सबसे पहला एक्सपेंडिचर पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कुछ नहीं बोलेंगे, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप सिर्फ अपने उंगली रख लेंगे, फिंगर ऑन योर लिप्स, कुछ फालतू नहीं बोलेंगे। अब आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमने शुरू में पढ़ा था, वो एक्सपेंडिचर जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इनकर किए जाते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इनकर किया और एग्जॉस्ट हो गया मतलब यूज किया, यूज एंड थ्रो हो गया, दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्या लिखा था वहां पर, डे टू डे एक्सपेंसेस, जो बिजनेस को रनिंग में करने के लिए चलते डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे कि आपका था वेजेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जर्नल एक्सपेंसेस, like are example of revenue expenditure, are the example of revenue expenditure। वोरा साहब समझ में आ रहा है? Yes, sir. केशव, केशव अब जा रहा है बाहर, वो सिस्टम पे ही नहीं है लगता है। गया। हर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चैप्टर? Yes, sir. ओके। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो ड्यूरिंग द ईयर इनकर किया जाता है, ड्यूरिंग द ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है, दैट इज रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, जो डे टू डे एक्सपेंस हमारे को बिजनेस को रेगुलर चलाने के लिए चाहिए होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल, अरे यार ये रेवेन्यू को लिखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो इनकर एक बार किया जाता है पर उसको एंजॉय ईयर टू ईयर किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे कोचिंग सेंटर के अंदर एसी लगा हुआ है, मैंने एसी वन टाइम खरीदा, पर इसकी हवा पिछले 4 साल से ठंडी ठंडी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। मैंने ये बोर्ड लगाया, डिजिटल बोर्ड लगाया, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी, पर इसका उपयोग पिछले 3 साल से कर रहा हूं। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये जो वन टाइम किया गया पर उसकी जो एंजॉय करा वो ईयर टू ईयर करा, दैट इज द नेचर ऑफ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो था जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों के ही गुण थे, जिसमें मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट, हाँ, जिसमें मैं बताया था झिंग 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 झिंग, जो स्टार प्लस की एड, डरिया वगैरह अगले 5 साल तक आईपीएल में। देखिए कुछ बातें जब नाटक में की जाएं, यानी कि विजिबिलिटी दिखाई जाए, तो वो बहुत देर तक याद रहती है। ये एक साइकोलॉजिकल है कि अगर किसी चित्र का, किसी चीज का चित्र दिखाया जाए, वो चित्र आपके दिमाग में छप जाता है। क्यों बोरा साहब, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? Yes, sir. जैसे कि सर आवाज नहीं आ रही अब।
यस सर, सर थोड़ा हमें भी बता दो। भाई तेरे को समझ नहीं आया, अच्छी बात है। हाँ, आइए। सर क्या किसकी फोटो दिमाग में छप जाती है? क्या कह रहा है? किसकी फोटो दिमाग में छप जाती है? किसी का भी चित्र देख ले तू, चित्र दिमाग में छप हाँ जाता है। सर, ट्रू है। जिस दिन तेरे घर वाले तुझे किसी पार्टनर की अपनी फोटो दिखाएंगे, तू रात भर ना उसको सिरहाने में रख के सोता रहा तो मुझे बता दियो, हार जाऊंगा शर्त। वो फिर ठीक है। चॉकलेट वाली ऐड है ना, मेरे मन में एक लड्डू फूटा, मेरे मन में दो लड्डू फूटे। आइए, अब यहां पर अब एग्जामिनर आपको कौन सा सवाल पूछेगा? आपको यहां पर एग्जामिनर आपसे 4 नंबर का या 3 नंबर का सवाल पूछेगा। वो कुछ आपको ट्रांजेक्शन्स देगा और आपसे ये पूछेगा कि इस ट्रांजेक्शन में ये बताइए कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये 3 नंबर का सवाल बनेगा बनेगा, एग्जामिनर बनाएगा बनाएगा 3 या 4 नंबर का। और इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपसे स्टार्टिंग में भी बात कर चुका था, फिर भी मैं बात कराता हूं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आप पहचान लेते हैं, फिर मैं इसके आप स्पेशल पॉइंट बताता हूं जिसके ऊपर सवाल ज्यादा पेपर में आता है और इसके ऊपर बड़ा बहस हुई। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने छाप लगा दी। जब भी कोई चीज लिटिगेशन में आती है, फिर जब उसका अंतिम निर्णय आता है, अंतिम न्याय हमारे यहाँ कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनल डिसीजन दे दिया और उसको बता दिया, और उनका जो डिसीजन होता है उसके बाद कोई इफ और कोई बट नहीं होता। तो नंबर 1, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट के बाद में बात बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, मान लीजिए मैंने कोई पुरानी कार खरीदी, पुरानी कार खरीदने के लिए मैंने उसको ओवरऑल कराया, उसकी सर्विस कराई, इंजन ओवरऑल कराया। मान लीजिए उसकी, मैंने एक कार खरीदी वसला से, वसला कह रही सर हमारे पास कार है, मुझे ज़रूरत थी, मैंने कार खरीदी। पर वसला और मेरे अच्छे रिलेशन थे फैमिली में भी, उन्होंने कहा सर देखो ऐसा है, इसका इंजन वीक हो गया है। मैंने कहा भाई तुम क्यों बेच रहे हो? कह रही सर इंजन वीक हो गया है, आप तो हो गए हो बुढ़े, आपको कौन सा 70 पे गाड़ी चलानी है, आप तो 40 पे चलाने वाले हो, हमें चाहिए हाईवे पे 110 की स्पीड। मैंने कहा बात तो ठीक है। कह रही सर टच वुड, इसका ना इंजन, मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं सस्ती इसलिए दे रही हूँ कि इसका इंजन वीक हो गया है। फिर मैं अपने उसके पास लेकर गया इसे, मैकेनिक के पास। मैकेनिक को मैंने गाड़ी दिखाई, यार ये गाड़ी मैं पुरानी खरीद रहा हूँ, देखो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। वो कहता है सर इसका ना इंजन ओवरऑल होगा, पर अगर आप इसका इंजन ओवरऑल कर लेंगे तो अगर आप इसका ओवरऑल नहीं कराएंगे तो ये 2 साल चलेगी, पर अगर आप इसका इंजन ओवरऑल करा लोगे तो अगले 5 साल तक ये छींक भी नहीं मारेगी। तो इसका मतलब इसकी लाइफ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो अगर आप कोई एसेट में कोई ऐसा खर्चा करते हैं जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए, तो दिस एक्सपेंडिचर इज कवर्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर इज, और मैंने आपको इसके पीछे लॉजिक भी बताता हूं आपको। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कार खरीदी, मैंने कोई मशीन खरीदी, मैंने क्या बोला? मेरी फैक्ट्री में मशीन आई, जब तक वो घड़घड़ करके चालू ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे उस मशीन के माने जाते हैं। इसी तरह मैंने कार खरीदी, कार खरीदने से पहले कार खरीद ली, सीधा मैं घर नहीं लेकर गया, उसे मैंने वर्कशॉप में छोड़ा, वहां उसका इंजन की ओवरऑल हुई, उसके बाद मैंने उसमें सेल्फ मारा, सेल्फ मारने के बाद मैंने घड़घड़ घड़ करके उसको आवाज, ठंडी ठंडी हवा खानी शुरू करी। तो बताइए मेरा एक्सपेंडिचर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया कि नहीं हो गया? यस, हाँ बोलिए। नहीं, जब तक वो चालू ना हो जाए। नहीं नहीं, सर्विस कब कराई तूने? तेरे फैक्ट्री में आने से पहले कराई, वो तो वो नॉर्मल हो गया। तेरे पास मशीन, अब मान ले हमने कार खरीदी, मैंने वसला से कार खरीद ली, मैंने उसका इंजन ओवरऑल कराया, अब 10 दिन बाद उसका टायर फट गया या टायर पंचर हो गया, अब पेट्रोल तो डलवाऊंगा ना, नॉर्मल रिपेयर तो कराऊंगा, वो मेरा कौन सा हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं, जब तक मशीन चालू ना हो जाए उससे पहले के जितने खर्चे हैं वो सारे मशीन के माने जाते हैं। ये रूल है कि नहीं है? एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और आप जब वेजेस अकाउंट में डेबिट कर देते थे
तो डेट द एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि नहीं है हर्ष, यस और नो? Yes, sir. अब तो ये बात तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग नई बनाई, बिल्डिंग नई खरीदी और उसमें व्हाइट वॉश कराया, तो व्हाइट वॉश इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर जब आप बिल्डिंग में चले जाओगे, काम धंधा शुरू कर लोगे, फिर उसके बाद अगर आपने व्हाइट वॉश कराया, वो आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरी बात हर्ष जान समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. अब शौकीन सर की शादी होगी, जितना खर्चा होगा वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद हर महीने बीवी खर्चा मांगेगी, वो क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब समझ आ गई शौकीन को। क्यों शौकीन सर? हर साल हर महीने कहेगी ना 1 तारीख को बालका की फीस देनी है रे भाई, बालका की फीस देनी है, स्कूल गए हैं बालक, वो सतीश सर की फीस देनी है, वो राशन वाले को पैसे देने हैं, दे के जा, डर जा और मर जा, जा दुकान पे भाज ले, घर मत रुकी हो। तू कहेगा भाई क्या कर दिया मैंने, मेरे बाप ने 50 लाख रुपए लगाया था तेरी शादी, मेरी शादी में, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था तेरा, वन टाइम कॉस्ट थी। अब उसके बाद आपकी मैडम आपके घर वालों की जिंदगी भर सेवा करेगी कि नहीं करेगी? बड़ी हाँ हाँ हाँ, ये तो ऐसे हो रहा है जैसे मैं शर्म से लाल हो गया। एक पत्रिका आती थी, एक पत्रिका आती थी बहुत टाइम पहले, तुम्हें तो शायद पता नहीं होगा, महिलाओं की पत्रिका होती थी, इसे बोलते थे गृह शोभा। उसके अंदर एक आर्टिकल आया था, आती तो है पर कोई इतना, अब भाई अब डिजिटल जमाना है, पहले तो चंदा मामा भी आती थी, नंदन भी आती थी, सुरेंद्र पाठक के नावल भी आते थे, सुरेंद्र मोहन पाठक के नावल आते थे पहले, अब तुम्हें पता नहीं होगा। चलिए, शौकीन सर की बहुत बजा दी हमने आज, तो आप स्पेशल पॉइंट लिखिए जो पेपर में आपको जिस पर केस स्टडी आती है। नंबर 1, व्हाइट वॉश अगर आपने एक नई बिल्डिंग खरीदी, व्हाइट वॉश इन न्यू बिल्डिंग परचेज, ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है बेटा? ये ओवरलिंग चार्जेस किसके लिए? आइदर मशीनरी और एनी अदर एसेट्स, ये भी क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओवरऑलिंग चार्जेस जिससे लाइफ बढ़ जाए, ओवरऑलिंग चार्जेस से आपकी लाइफ बढ़ जाए, राइट? इसके ऊपर 1 मार्कर के सवाल आने हैं आपको। कस्टम ड्यूटी पे करी आपने, आपने चाइना से या किसी और कंट्री से माल मंगाया, कस्टम ड्यूटी पे करी, आपने कस्टम ड्यूटी पे करी तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा जितने पे आपने, मान लो मशीन मंगाई आपने किसी कंट्री से मशीन मंगाई और आपने कस्टम ड्यूटी पे करोगे, तो मैंने क्या बोला? एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वो आपकी मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा, तो ये भी क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अगर मैं कहता हूं रिपेयर ऑफ मशीनरी, ये तो आपकी नॉर्मल रिपेयर ऑफ मशीनरी है, ये तो डे टू डे एक्सपेंस में होगी, तो ये क्या कहलाएगी आपकी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बुरा साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
यस सर। आ रहा है समझ में ये? आइए आगे चलते हैं। हो गया प्रांशु बेटा? अब मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी, तो कौन कौन से आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे? मैं यहां पे समरी लिख देता हूं। कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंड, लिस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से होंगे? एक तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने लीगल चार्जेस, अब जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो आप इसकी स्टैंप ड्यूटी पे करते हो कि नहीं करते? बेटा जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सरकार को स्टैंप ड्यूटी पे करते हो कि नहीं करते? यस सर। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी पे करते हो, उसके बाद जो आपके पेपर बनाता है वो भी टाइपिंग वाला पैसे लेता नहीं लेता? अपनी कंसल्टेंसी लेता नहीं लेता? लीगल चार्जेस कंसल्टेंसी, सर लेता है। तो वो भी आपके कौन से एक्सपेंस होंगे? कैपिटल। ट्रांसफर डीड बनी, कागज के पोस्ट, स्टैंप ड्यूटी, मतलब स्टैंप ड्यूटी, लीगल चार्जेस जो आपसे वकील लेता है उसमें स्टैंप ड्यूटी भी आ गई, लीगल चार्जेस भी आ गए। ये आपके क्या हो गए? स्टैंप ड्यूटी और लीगल चार्जेस। या ट्रांसफर, सर ब्रोकरेज भी तो इसी में आएगा। हाँ हाँ ब्रोकरेज भी आएगी, वेरी गुड, ब्रोकरेज भी आएगी इसके अंदर। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज या इसे हम कमीशन बोल सकते हैं हर्ष। यस सर। ब्रोकरेज भी यहीं आ जाएगी, कमीशन भी आ जाएगी। यानी कि अगर आपने एक नई बिल्डिंग परचेज करी है और उसकी ब्रोकरेज पे करी है तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर्यन गर्ग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ये आपकी क्लास में करा दिया, शुरू हो गया चैप्टर ये? किसी स्कूल में करा दिया था ना ये? रेवेन्यू मैडम ने तो कराए होंगे ये कराया था नहीं कराया था? स्टार्टिंग में याद आ गया, कराया था नहीं कराया था? क्योंकि ये 4 नंबर का सवाल आपका बनेगा ही बनेगा। अभी मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी आगे इसके सवालों की। अब आ जाओ, ये तरीक होगी। अब मान लीजिए आपका बिजनेस ऐसा है, ऐसी नेचर का है कि आपको सरकार से लाइसेंस लेना है। लाइसेंस, आप कोई ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो जिसका लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। जैसे ड्राइविंग, कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है, ऐसे अगर आपको बिजनेस चलाना और बिजनेस के लिए सरकार का ये नियम है कि आपको उसके लिए लाइसेंस लेना है। जैसे लिकर शॉप, वाश, मतलब उल्टी ये नहीं कहेगा कि फूड प्रोसेसिंग बनाना है। गन तो यार मारने के लिए, गन का लाइसेंस तो तुम चलाने के लिए होता है। अच्छा ठीक है भाई, तुम ये हिंसा वाली बातें मत करो। हाँ तू लिकर शॉप की बात मत कर। तू ये बोलना फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए दवाई कंपनी थी, मुझे लाइसेंस चाहिए था, अस्पताल बनाना लाइसेंस चाहिए था, फूड प्रोसेसिंग लगा। क्या तू शराब को लेके पीछे पड़ गया है? भाई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कर रहा, मतलब ये कह रहा हूं शराब, मतलब मैं आपको एक चीज देख रहा साइकोलॉजिकल, कि गलत बात बहुत जल्दी दिमाग में आती है। पुट्ठी, पंजाबी च कहते हैं पुट्ठी गल्लां पहला दिमाग च आंदियां, सीधी गल्लां नहीं आंदियां दिमाग च। सीधा रास्ता नहीं समझ आता, पुट्ठा रास्ता समझ आता है। डिफॉल्टर। चलिए मैं इसी की बात करता हूं। इसलिए कहा लिकर लाइसेंस का, लिकर लाइसेंस। अभी 400 करोड़ का घोटाला हुआ था, नहीं हुआ था अभी जो दिल्ली के अंदर एक घोटाला हुआ, लिकर स्कैम, देखना यूट्यूब के ऊपर। तो लिकर के लिए अब जैसे आपने किसी ने बार खोली तो लाइसेंस लेना पड़ता है। इवन शादियों में भी अगर आप ओपनली लिकर का चलाना चाहते हो तो आपको 15,000 रुपए का लाइसेंस लेना पड़ता है। पर हम उसकी बात नहीं कर, मैंने कहा हमने एक इंडस्ट्री चालू करी और हमने उसको लाइसेंस चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस क्या हो जाएगा? ये
लिंसेस नहीं। बता बोल क्या है फिर। चलो हो गया ये। समझ आ गई ना। डॉक्टर की अंग्रेजी की भी समझ आती है, केमिस्ट वाला पढ़ लेता है उसे, ये कौन सी दवाई लिखी है ये। तो तुम अकाउंट्स के बंदे हो तो अकाउंट्स वाले समझ जाओगे तुम, ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है ये। अगर डॉक्टर लिख देगा ये देखियो ऐसे लिख देगा वो, तो ये कालपोल हो गई कि नहीं हो गई, पैरासिटामोल। यही होता है वो केमिस्ट वाला बड़ा जल्दी पहचान लेगा। और खासकर तो जो उसके आसपास के डॉक्टर होंगे उनका पर्चा तो देखते ही पहचान लेगा ये गोली क्या लिखी है उसने। तो तुम भी पहचान लो यार इतना। एनीवे, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस कौन सी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर अब आपको हर साल रिन्यूअल कराना है लाइसेंस को। अब जो लाइसेंस को रिन्यूअल कराना है वो आपका कौन सा हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेन्युअल फीस क्या हो जाएगी आपकी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, मेरी बात समझ में आ गई। तनेश, श्री, प्रांशु, यस सर। यस सर, आ रही है। आइए यस हो गया। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थोड़ा सा मैं आपको डेफर के बारे में, सबसे पहले मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये सिंपल सी भाषा में बात लिख दी मैंने, यही कहा था मैंने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अभी मैं इतनी बात कर रहा हूं। अब एक्सपेंडिचर की बात करी मैंने आपको बोला कि क्लियर में मैंने बोला आपको रिवेन्यू और एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट में, और वो एक्सपेंडिचर कौन से थे, रेवेन्यू। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी एसेट होती है तो वो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। आप ये चार्ट देखो, एक्सपेंडिचर अगर कैपिटल है वो कहाँ दिखाओगे आप, बैलेंस शीट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो कहाँ दिखाओगे, ट्रेडिंग एंड पी&एल में, राइट। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अभी मैंने आपको बारे में अभी नहीं बता रहा। इतना बात समझ आ गया कि नहीं आ गया, वो रास्ता, अब इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, सुखबीर। अब मैंने आई थिंक इसका वो भेजा था आपको, मैं इसका ये पढ़ो जरा, मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट मैं भेजता हूँ आपको, फटाफट ये रीड कर लो आप फटाफट, फिर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ये थ्योरी के पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आगे आपको, रीड कर लिया आपने, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। आगे चलो, मैंने भाई जब डेफिनेशन कराई तब भी कराया था, फिर भी गजनी हो तुम लोग, तुम्हें कल का खाया हुआ तो याद नहीं है, 6 महीने पुराना क्या याद होगा। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1, जरा पांचों पढ़िए, उसमें बताइए कैपिटल कौन सा है, रेवेन्यू कौन सा है। पांचों पढ़ के बताइए, पांचों मुझे बताइए, लिखिए, और नीचे इसके साथ मुझे लिखिए, ऐसे लिख लीजिए कि ये आर है या सी है, ऐसे लिखेंगे आप। सबसे पहला क्या है, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, है कि नहीं है एंजल। तो आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म नहीं लेंगे, ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया कि नहीं हो गया। वेजेस पेड ऑन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ ए न्यू मशीनरी,
कैपिटल। 18,000 स्पेंट ऑन रीपेंटिंग ऑफ द फैक्ट्री, बावला है क्या? आर, रीपेंट करा रहा है तू उसको, रीपेंटिंग लिखा है, इसका मतलब तेरे पास थी, तू दोबारा रीपेंटिंग करा रहा है। सर अगर इसमें न्यूली लिखा होता, न्यूली हाँ, बॉट अगर न्यूली लिखा होता तो रीपेंटिंग वर्ड न्यूली लिखा होता सी हो तो जाता। सी हो जाता वो। ये क्या है? आर। और बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? आंसर चेक करो। सर रीजन भी लिखना होता है? हाँ हाँ, आएगा ना कैपिटल, ऐसे तो ना नकल मार लोगे तुम, रखो फटाफट उतारो ये रीजन के साथ, मत लग तू भाई, बाकी लिखेंगे। वो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस वाला लिख लिया था? आ गया, समझ में आ गया ये? वानी समझ में आ गया? सुखबीर कॉपी कर लिया बेटा ये? हाँ जी, तनिष आहूजा यस सर। आइए। यस सर। अब देखिए, एक बार फिर मैं आपको मेन दोबारा से रिकॉल करा रहा हूं, क्योंकि ये सवाल आना ही आना है पेपर के अंदर, 1 मार्कर में भी आएगा। आइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहले आप यहां तक पढ़ लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट फुल्ली कंज्यूम्ड इन वन पीरियड बट स्प्रेड ओवर सेवरल पीरियड। यही बात हो गई कि नहीं हो गई? एक बार करा और उसका बेनिफिट हमने ईयर टू ईयर करा, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, अब ये डिटेल है, फॉलोइंग पर्पस में कौन सी हो गई? फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फॉर द पर्पस ऑफ एंड नोट फॉर रीसेल। यही कहा था ना, जो एसेट आपकी नॉन करंट होती है, जो बेचने के लिए नहीं होती, वो क्या होती है? आपकी नॉन करंट एसेट होती है कि नहीं होती? वो आपका जो परचेज आपने करा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? बताइए, आपको बैकग्राउंड याद आ गई कि नहीं आ गई? अब आ जाओ, द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट विल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है? इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर नेसेसरी फॉर द टाइम द एसेट्स रेडी टू यूज, यानी कि जब तक वो घर 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 करके चालू ना हो जाए, तब तक के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। प्रूव हो गया एंजल? बहुत आराम आराम से करा रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग परचेज, आपने बिल्डिंग परचेज करी, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? प्राइस पेड फॉर सेलर, कमीशन, लीगल चार्जेस। यही बात हमने डिस्कस की थी, यही बात मैंने आपको समझाई है। ये बताइए प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? तनिष आहूजा। यस सर। परचेज प्राइस, फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, कार्टेज, कैरेज, इंस्टॉलेशन, ये आपका सारा आ गया कि नहीं आया? एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया कि नहीं हो गया?
सर बोर मत करो, इतनी बार बता दिया है फिर भी भूल जाते हो बेटा तुम। अब आ जाओ, फॉर इंप्रूविंग द एक्सटेंडिंग द फिक्स एसेट, आपने एक फ्लोर बना रखी थी बिल्डिंग, उसके बाद आपने एक फ्लोर और बना दी, दिस इज ऑल्सो ए एक्सटेंशन ऑफ ए बिल्डिंग, उसकी लाइफ तो आपकी क्या हो गई, एक्सटेंशन ऑफ ए बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंजल समझ आ गया? द इंप्रूविंग एक्सटेंडिंग फिक्स एसेट, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एडिशन टू मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर और द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एनी अदर इंप्रूवमेंट टू देम, जिससे आपकी उसकी लाइफ बढ़ जाए। या फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, या फॉर रेजिंग कैपिटल, या लॉन्ग टर्म लोन, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, अदर एक्सपेंसेस, फॉर कॉस्ट रिडक्शन। तो यहाँ पर मैंने आपको वो जो चीज़ लिखवाई है ना, वो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस, वो यहाँ ले लेना, वो मैंने आपको लिखवा दिया, इसमें नहीं लिखी हुई है, वहाँ लिख लेना कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग ए न्यू लाइसेंस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बेटा मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस तो सर। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बेनिफिट फॉर फ्यूचर पीरियड। नटशेल ये आ गया। शौकीन सर कोई दिक्कत? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बेनिफिट फॉर करंट पीरियड। नटशेल समझ में आ गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर का निचोड़ क्या निकला, बेनिफिट फॉर फ्यूचर पीरियड, करंट प्लस फ्यूचर दोनों, और रेवेन्यू हो गया ओनली फॉर करंट पीरियड, जिसमें आपके कौन कौन सी चीजें आती हैं, परचेजिंग गुड्स, मेंटेनिंग फिक्स एसेट्स, मेंटेनिंग द ऑनरशिप ऑफ द एसेट। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको अच्छे से नॉलेज आ गई कि नहीं आ गई? पिछली वाली क्लास में भी यहीं तक कराया गया था, अगली क्लास में भी यहीं तक कराया, अगली क्लास में मैं अकाउंट बैलेंस शीट खत्म करा दूंगा। अगर तो तुम लोग क्लास नहीं लेना चाहते, तो सैटरडे क्लास नहीं करना चाहते, और कल की क्लास अगर तुम कर सकते हो चाहे ऑनलाइन कर दो, फिर सैटरडे की छुट्टी कर देंगे, हैं? वो होती है ले लूँ फिर सैटरडे, फिर जब 2 भी आएंगे तो मुझे कराना पड़ेगा, फिर जिसने कल आना कल भी आएगा, राइट? कल वैसे नॉर्मल क्लास सर ऑनलाइन कर सकते हैं वैसे? करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कर सकते तो कर लो। बाकी मुझे सैटरडे को तो कराना ही कराना है, जो मतलब आपको सैटरडे होगा वो उनको कल होगा। आज क्या वार है बता? थर्सडे है। थर्सडे है। थर्सडे है, तो जो आपका सैटरडे होना है वो उनका फ्राइडे कल हो जाएगा, आपसे एक दिन वो पहले चल रहे हैं ना। तो जिस बच्चे ने शनिवार को किसी विवाह में जाना हो, किसी शादी विवाह या उत्सव में जाना हो, तो वो अपना अवकाश ले सकता है, वो 1 डे बिफोर मतलब एडवांस में काम करके जा सकता है। तो आज की क्लास बेटा यहीं ओवर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।